हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एस श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। मैं नीलेश कुमार गुप्ता आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स की हेल्प कराने के लिए, जो भी फिजिक्स के पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में एमपी बोर्ड का, उनके लिए आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आए हूं। वैसे हम लोग कई बार हर चैप्टर के लेकर आने वाले हैं। तो जो आज हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 1 है एमपी बोर्ड के बच्चे याद रखना फिजिक्स का, जिसमें हमें यहाँ ये जो सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनसे या तो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है या फिर आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है। तो इन दोनों को पोर्शन को हम लोग कवर करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कई पेपरों में आपसे पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तीसरा है आपका डायपोल मोमेंट। चौथा है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पांचवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। छठवां गॉस लॉ। सातवां इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम एक एक क्वेश्चन को आपको आगे लेकर चलते हैं। ठीक ठीक है। तो आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा, अब आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। पहला टॉपिक क्या है आपका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक चीज समझो आप सबको पता है कि धरती के बड़े से बड़े चार्ज को अगर हमें बनाना है तो विदाउट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से तो वो बन नहीं सकता है। यानी अगर हम क्या करें, एक जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, अगर उसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ आपका क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दें, तो आप सबको पता है कि टोटल चार्ज डिफाइन किया जा सकता है। तो लिखो जल्दी से, द टोटल द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, द टोटल चार्ज of the system will be given as will be given as integral will be given as integral multiple of charge of electron। समझ में आया कि यह आपसे पूछा जाएगा कैसे दिया जाए, तो आपको पता है कि धरती का बड़े से बड़ा जो चार्ज है किसका मल्टीपल होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज काय से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से करते हैं। उसके नंबर्स को काय से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से करते हैं। तो ये एन ही बना कि नहीं बना। और देखो ध्यान से, दिस इज इक्वल टू क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, क्योंकि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो ये लोग याद रखना आप लोग, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, ये जो निकल कर आया दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जहां पर आपको एन की वैल्यू देखो ध्यान से, अगर आप एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हो तो आपको पता है चार्ज जीरो भी हो सकता है, तो नहीं आएगा वो। तो इसलिए एन की वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ जीरो रखोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितना हो जाएगा, ई। अगर दो इलेक्ट्रॉन हुए तो टू ई। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी बताना पड़ता है, जो ई की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। समझ में आया कि नहीं आया। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जल्दी से इसको नोट कर लो, बोर्ड एग्जाम्स में आता ही आता है। ठीक है ना। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, ओके। तो देखो, अब ये यहाँ तक तो हम लोगों ने चीज देख ली, ध्यान से देखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पर इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं, आप देखना परीक्षा बोर्ड उठा के या पुराने पेपर्स को देखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो पॉइंट जरूर देख लेना यहाँ पे। जो फंडामेंटल चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज के बारे में आपको कई बार एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग एक चीज याद रखना, जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, क्योंकि धरती में उससे छोटा चार्ज में कुछ भी नहीं, तो अपन मान के चलते हैं। जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी की वजह से आपका चार्ज क्रिएट होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ध्यान से देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, कहीं भी चार्ज आपको लाना है तो आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो या इलेक्ट्रॉन को ला सकते हो, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। समझ में आया कि नहीं आया। आपसे ये भी पूछा जाता है कभी कभी, दूसरा पॉइंट, कि 1 कूलाम चार्ज में, ध्यान से देखना, 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये निकलता कैसे है, अभी अभी आपने क्वांटाइजेशन का रूल देखा है, क्या देखा था आपने, क्यू बराबर एन ई देखा था कि नहीं देखा था। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपको स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड करना है। और टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है, 1 कूलाम, तो 1 कूलाम बराबर एन, और ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। हाँ या ना।
अगर आपको एन निकालना है पूरा नीचे लेकर आओगे तो देखना 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर हो जाएगा आपका एन। जब इसको सॉल्व करोगे तो देखना ये ऊपर जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा। अपॉन में यहां से अगर ये करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 10/16 और दिस विल बी एन। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें, ध्यान से देखना इस साइड पे, तो अगर हम इससे एक 10 उधार ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 100/16 गुणे 10⁻18 बचेगा कि नहीं बचेगा, अगर एक 10 इससे उधार ले लिया। तो अब देखो 100 में 16 का भाग करोगे तो ये जाएगा आपका कितने बार, 6.25 बार, और उसके बगल से क्या लगा हुआ है, 10⁻18। इस तरीके से निकल कर आता है। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन अल्टीमेटली आपको ये आंसर याद रखना है। ये आपका सॉल्व करने का तरीका था, और वो आपका था कि कितने होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ये कई बार इस चार टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के इसको लिख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो इसको नोट कर लेना आप लोग। हो गया नोट? तुम बाद में फोटो भी ले सकते हो, ठीक है ना? तो ये आ गया समझ में ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी है ना। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा हमारा आता है, क्योंकि अगर हमारा चार्ज है तो चार्ज की खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। देखो एक चीज समझना, अगर मैं पन्ना जिले का रहने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, तो जो मेरा विधायक है पन्ना जिले का, वो वहां के सारे मैटर को तो संभाल सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई मसला छतरपुर जिले में हुआ है तो मुझे पन्ना के विधायक से मतलब होगा, छतरपुर के विधायक से? डेफिनेटली छतरपुर के विधायक से मतलब होगा। यानी एक बात हमारे दिमाग में आ गई कि हर एक व्यक्ति का एक दायरा होता है जहां तक वो अपनी पावर लगा सकता है। समझ में आया ना? जिसको हम लोग उसका क्षेत्र बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते कि हमारे क्षेत्र में आ जाओ तो तुम्हें देख लेंगे। तो एक चीज समझना कि इसी प्रकार से किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। उसको हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखना, अगर ये प्लस क्यू चार्ज था तो इसके चारों तरफ का ये वो एरिया था जहां तक ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे क्या लगा पा रहा था, फोर्स लगा पा रहा था। यानी अगर कोई यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होता बाहर, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही वो इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा उस पर क्या महसूस होगा, फोर्स महसूस होगा। समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे, इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो देखो, द एरिया अराउंड द चार्ज पार्टिकल, the area around the charge particle, the area around the charge particle up to where it can exert a force on another charge particle, another charge particle are called electric field, are called electric field। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ध्यान से समझना, अगला टॉपिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो वो इमेजिनरी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, वो इमेजिनरी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, वो कहलाती हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लिख सकते हो, द इमेजिनरी लाइंस, द इमेजिनरी लाइंस which represents the imaginary line which represents the electric field are called electric field lines। ऐसी लाइंस, ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। बात समझ आई कि नहीं आई? अगला आता है प्रॉपर्टीज, इसकी क्या है याद रखना। अगला टॉपिक आता है हमारा प्रॉपर्टीज क्या है। तो अभी जब रुकोगे ना, वीडियो डिस्प्ले करके पूरी देख लेना, ठीक है ना? तो रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी फंसते हैं, इससे आपके दूसरे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी फंसते हैं। आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपका वेरी शॉर्ट वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू के लिए रामबाण टॉपिक है चैप्टर का, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी है वो पहले कैसे है। तो याद रखो, हमें पता है एक हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक हम लोग नेगेटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक क्या लिया आपने, नेगेटिव। आपने एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज इसके पास में रखा, तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देगा तो ये दूर जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इसको पास बुलाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई दिखाई देती है और नेगेटिव चार्ज से खत्म होते हुए। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला क्या हो जाएगा, लेकिन देखो अल्टीमेटली हमें ये पता कैसे चला, आपको ये पता तभी चला जब आपने छोटा सा टेस्ट चार्ज इसके पास रखा। जैसा जैसा वो टेस्ट चार्ज मूव किया उसी डायरेक्शन से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बेसिकली आसान शब्दों में बोला जाए तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका छोटा सा जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हो ना, ये उसी का रास्ता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द path of unit positive test charge, unit positive test charge। समझ में आया कि नहीं आया? जो आप लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लोगे उसी का रास्ता जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकल रही है, पॉजिटिव से, खत्म कहां पर हो रही है, निगेटिव में। तो आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक field lines are originating, electric field lines are originating यानी स्टार्ट कहां से हो रही है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग कहां पे खत्म हो रही है, जल्दी बताओ, एंड टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव चार्ज, एंड टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे जाके खत्म हो गई। तो क्या ये आपको क्लोज कर्व दिख रहा है या ओपन कर्व दिख रहा है? डेफिनेटली ओपन कर्व दिख रहा है। क्यों? क्लोज कर्व कब बनता है, जब वो वापस कहां जाती, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे खत्म होती है, इसलिए कैसे बनाती है, इट फॉर्म्स स्मूथ ओपन कर्व। समझ में आया कि नहीं? स्मूथ का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी ऐसे जर्क है क्या ग्राफ में, नहीं, बिल्कुल स्मूथ रास्ता है कि नहीं है। तो इट फॉर्म्स स्मूथ ओपन कर्व। तो ये आपका आंसर भी बन जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म स्मूथ ओपन कर्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दे फॉर्म द स्मूथ ओपन कर्व। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपकी दो प्रॉपर्टीज हो गई। अगर मैंने आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आपको किसी पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड करना है, कैसे डायरेक्शन फाइंड करोगे, कोई बता सकता है क्या? अगर मैंने आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आपको किसी पॉइंट पे डायरेक्शन करना है, तो जिस प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा था और हमें उसकी पार्टिकल की डायरेक्शन निकालनी पड़ती थी, तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे कि नहीं देते थे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको डायरेक्शन निकलेगी। तो आप बोलोगे तीसरे पॉइंट में, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट drawn at any point, the tangent drawn at any point, the tangent drawn at any point give the direction of electric field, give the direction of electric field, give the direction of electric field at that point। बात समझ में आया? give the direction of electric field at that point। अगर आप किसी भी पॉइंट पे, तो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैंने बोला जरा बताओ आप लोग यहाँ पे किसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दोगे, टेंजेंट को ड्रॉ कर दोगे। तो आप बोलोगे यार ये वाला पार्टिकल तो इस दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो टेंजेंट जो होता है वो किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन को बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझ में आ गया? चौथी प्रॉपर्टीज देखो,
एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि जरा बताओ भैया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, मान लो कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इन दोनों को आपने इंटरसेक्ट करा दिया कि नहीं करा दिया। अब देखो, ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो ध्यान से। अब देखो, अगर वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करेगा तो जो टेंजेंट होगी वो इस दिशा में जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करेगा तो टेंजेंट आपकी इस दिशा में जाएगी कि नहीं जाएगी? अब एक बात बताओ, इसका मतलब है कि एक ही समय में ये पार्टिकल दो दिशाओं में जा रहा है। क्या कभी ये पॉसिबल हो सकता है? आपको चौराहे में खड़ा कर दिया जाए तो बोला जाए एक ही टाइम पे दो अलग अलग दिशाओं पे जाना है, जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे ना। तो चार्ज पार्टिकल कैसे जा पाएगा? इसलिए आप बोल सकते हो कि एक ही टाइम पे चार्ज पार्टिकल टू डायरेक्शन पे नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect, two electric field line never intersect each other, two electric field line never intersect each other, ठीक है ना? because if they intersect, because if they intersect, because if they intersect, then at the intersection point, then at the intersection point, at the intersection point, two possible directions, two possible directions can be drawn, which is not possible, which is not possible. समझ में आया कि नहीं आया? अब टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसलिए आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है ना, उस पे दो टेंजेंट होती है जिससे दो डायरेक्शन निकल के आती है, इसलिए हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लिखो जल्दी से इसको। लेकिन ना आप लोगों का ये कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ये हमें समझ में आ गया। अगला पॉइंट हमें ये होता है, आपको एक क्वेश्चन बोला जाता है कि अगर आप कार के अंदर बैठे हो और पेड़ के नीचे बैठे हो और बिजली गिरती है तो आप कहाँ पे सेफ हो? डेफिनेटली आप कार के अंदर सेफ हो, लेकिन इसका कारण फिजिक्स के तरीके से अगर हम पूछें तो याद रखना, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि धरती की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या करते हैं, कार के अंदर या किसी भी कंडक्टिंग चीज के अंदर, स्फीयर के अंदर, उसकी वैल्यू होती है जीरो। तो आपको पता है कार की जो ऊपर की बॉडी होती है वो मेटेलिक होती है। मेटेलिक यानी क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। तो जब भी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिरती है तो उसके सरफेस पे फैल के जमीन पे पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है जीरो। तो देखो यहाँ पे द पॉइंट नंबर इज, कितना पॉइंट हो चुके थे, तीन या चार? पांचवा नंबर देखो, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ intensity of electric field inside conducting sphere, inside conducting sphere is zero। समझ में आया क्या है? जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वो कितनी होती है आपकी? जीरो होती है। पॉइंट नंबर 6 देखो ध्यान से, आपको आप ध्यान से देखना, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। इससे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे करती है, ये ड्रॉ करने के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ड्रॉ करना भी आना चाहिए आपको। पॉजिटिव से निकल रही, नेगेटिव पे जा रही। देख लो, एक चीज याद जरूर रखना आप लोग, जितनी निकल रही है उतनी आना भी चाहिए, ये इसका एक नियम होता है। और कोई भी जो है वो आपका आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ भी ये देखो इस तरीके से आपको एरो बनानी पड़ेगी, और यहाँ जो एरो होंगे वो अंदर की तरफ होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपकी बन रही थी। ये आपका अगर ऐसे बनाओ तो दिस विल आल्सो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ध्यान से देखो आप लोग, मैंने बोला एक छोटा सा बॉक्स बना के देखो, तो यहाँ पे आपने कितना बॉक्स बनाकर देखा, और यहाँ पे आपने इतना बॉक्स बनाकर देखा। अच्छा एक बात बताओ, इस ब्लॉक के अंदर कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी? यहाँ देखोगे यहाँ पे दो आ रही हैं,
और यहाँ देखोगे तो 3 और 3 6 और 1 7 आ रही है। यानी एक बात समझ में आ गई, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है नियर द चार्जेस और मिनिमम होती है अवे द चार्जेस। हाँ है ना? तो ये चीज आपको याद रखना है, इसको आप मिटा लो। ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं थी सिर्फ ये आपको, लेकिन पैटर्न याद रखना है। पैटर्न बनाने को आता है पेपर में, समझ में आया कि नहीं आया? ये पेपर में पैटर्न बनाने को आता है कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करके दिखाओ तो इस तरीके से वो बनती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या मिला? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम at near the charge, at near the charge and minimum to away the charge। जितना चार्ज से दूर जाओगे उतना मिनिमम होगा, जितना चार्ज के करीब जाओगे उतना मैक्सिमम होगा। ये चीज आपको नोट कर लो। देखो इसमें काफी सारे पॉइंट्स आपको मिल चुके होंगे, इसलिए इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता था। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है आपका? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डेफिनेशन देखें, दिस इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से होता क्या है ये, जो आपका, जो आपने टॉपिक पढ़ के देखा कि आपके ऊपर फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स का किसी एक चार्ज पार्टिकल से जो रेशियो होता है वो आपका कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखो, ये आपका प्लस क्यू नॉट चार्ज था, ठीक है ना? ये आपका प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पर आपका क्यू नॉट चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका है, आना चाहता है। तो देखो, और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई आपको? आर दी गई है। तो आपको पता है ये वाला जो चार्ज पार्टिकल होगा इस पे फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? ठीक है ना? तो अगर हमें फोर्स लगा रहा है तो ये लेकिन इस चार्ज पार्टिकल को लाने का रोल क्या हुआ? ध्यान से समझना, पहले एक चीज समझो तो उससे रिलेट अच्छा कर पाओगे। हमें क्या करना था, इस चार्ज पार्टिकल की देखनी थी कि कितनी इंटेंसिटी है। तो चेक करने, किसी की अगर दम देखना है तो हम दूसरा एक कोई व्यक्ति लाकर देखेंगे तब तो हमें उसकी दम चेक होगी कि नहीं होगी। हमने यहाँ से देखो टेस्ट चार्ज ला के देखा, हमने देखा कि जब इसको हम लेकर आ रहे थे इस पॉइंट के बाद ये अंदर आने से मना कर रहा था। ऐसे ऐसे करके हमने देखा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। लेकिन ये कितने ज्यादा चार्ज को सह सकता है ये भी तो हमें चेक करना था। तो अल्टीमेटली अगर हम फोर्स में इस वाले चार्ज पार्टिकल का डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कितने था। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप अगर बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, किसी भी टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है उसका फोर्स के साथ रेशियो जो कहलाता है वो कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, इट इज डिफाइंड एट ई बराबर, वेक्टर ई बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एंड दिस इज वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। कई जगह आपको बुक में ये लिखा मिलता है कि ई बराबर होता है आपका वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। दोनों रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, लिख लो जल्दी से इनको, इन दोनों रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यहां से आपको दिख रहा है कि वेक्टर साइन लिखा है तो आप बोलोगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से देखना, इस पे लिखोगे आप लोग इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना? दूसरा इसके बाद पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या होता है, व्हाट विल बी इट्स एसआई यूनिट। तो देखो एसआई यूनिट की अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखो, फोर्स का होता है न्यूटन, कूलम का होता है चार्ज, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। हाँ या ना? आपसे पूछा जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू। हाँ या ना? तो देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, यही होता है ना? और चार्ज का कितना होता है, ए इंटू टी। कोई दिक्कत क्या?
तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, l कोई नहीं था वैसे ही का वैसे ही, ये t की पावर ऊपर जाएगा तो -1, -2 पहले से था -1 आ गया, t की पावर -3 और a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो जल्दी से इसको। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए तो एक छोटा सा फिगर बना देना कि यहाँ पे +q लिख देना और यहाँ पे आप Q0 लिख देना, तो इससे टीचर समझ जाएगा कि ये किस तरीके से आपने इंटेंसिटी चेक किया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या बताना है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज का जो रेशियो है ना वो आपको लेना है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन में एक चीज आपको दिखेगी, इससे एक नोट पॉइंट भी मिलता है, टीचर पूछ लेते हैं कि ये जो हिस्सा लिखा हुआ है जो कई जगह में नहीं बताया जाता, ये रियलिटी में क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या दर्शाना चाहता है। तो अगला नोट पॉइंट डालो इसमें। इस पे 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल कर आते हैं कभी कभी एमसीक्यू और उसके हिसाब से। पहला ये था कि मैंने हमेशा जब भी आपको लिखाया है ना तो यहाँ पे +Q0 टेस्ट चार्ज लिया है, कभी -Q0 टेस्ट चार्ज क्यों नहीं लिया। क्वेश्चन आता है कि आप लोग +Q0 टेस्ट चार्ज क्यों ही लेते हो, माइनस क्यों नहीं ले सकते हो। तो याद रखना, हमें ये पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना उसको हम आसानी से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें रिपल्सन फोर्स बहुत अच्छे से पता चल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका जो आंसर होता है कि हमें रिपल्सिव फोर्स बहुत अच्छे से मिल जाती है, तो पॉजिटिव अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लोगे, अगर यहाँ निगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज लेते। क्यों? क्योंकि रिपल्सन जो होता है ना वो बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज को पकड़ने का, ठीक है ना। तो इसका आंसर था वी टेक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिकॉज, क्यों लेते हैं, बिकॉज repulsion is the sure test of electrification, because repulsion is the sure test of, because repulsion is the sure test of electrification। ये डायरेक्ट आपको बताना है, 1 वर्ड्स में पूछा भी जाता है, क्या हो जाएगा, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये इसका आंसर था। समझ में आया कि नहीं? रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरा ना आता है कि आपने इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें लिखा हुआ था लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये जो लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 है ये क्या सिग्निफाई करता है, समझ में आया कि लिया? यानी यहाँ पे साइंटिस्ट इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग ये देखो इसमें क्या लिखा है, क्यू नॉट की वैल्यू 0 के आसपास ले जानी है, यानी क्यू नॉट जब आप चूज कर रहे होगे टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसकी वैल्यू इतनी छोटी से छोटी लेनी, इतनी छोटी से छोटी लेनी है कि वो वहां पे ना सिस्टम ऑफ चार्ज को डिस्टर्ब ना कर सके। समझ में आया? तो देखो मैं इसको एग्जांपल दूं ध्यान से। अगर हमने क्यू नॉट की वैल्यू को बड़ा ले लिया और ये था आपका +Q, तो ये देखो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो अब देखो ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ओवरलैप करके इसकी फील्ड नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसकी खुद की भी इतनी बड़ी फील्ड है कि इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जितनी देखो अगर थोड़ी वैल्यू घटाओगे तो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और थोड़ी वैल्यू घटाओगे और थोड़ी हो जाएगी, और बिल्कुल छोटी सी ले लोगे तो लगता है कि क्यू नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सी हो जाए। अब इतनी से की मदद से हम इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? समझ में आया कि नहीं आया? देखो अमीरी का पता तब चलता है जब हम गरीब कॉलोनी में जाते हैं, अगर अमीरों अमीरों में रहोगे तो कंपैरिजन का पता चल पाता है क्या? तो हमें क्या करना है, इतनी छोटी से छोटी वैल्यू ले लेना है कि ये जो बड़ा सिस्टम का चार्ज है ना उसको वो डिस्टर्ब ना कर सके। तो आप बोलोगे हियर हियर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 signify that the value of Q naught will be chosen such that it cannot disturb the system of charge। समझ में आया कि नहीं? आपको क्या बताना है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 ये सिग्निफाई करता है कि उसकी वैल्यू इतनी छोटी से छोटी लेना है कि वो सिस्टम ऑफ चार्ज को डिस्टर्ब ना कर सके। ये इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसते हैं।
समझ में आ गया कि नहीं आया? तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म हो गया। हेडिंग डालो डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन है व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट अल्टीमेटली होता क्या, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। आप लोगों को पता है डाइपोल बनता कैसे है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज लिया और यहाँ पे माइनस क्यू। पॉइंट सेम क्या, देखो इसमें होना क्या चाहिए, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ क्यू है तो यहाँ पर क्यू होना चाहिए, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव का। आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया और उनको एक फिक्स लेंथ पे रख दिया, जिस लेंथ को हम लोग क्या बोलते थे, डाइपोल लेंथ बोलते थे। क्या बोलते थे? डाइपोल लेंथ। तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता था, इस चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को जब हम मल्टीप्लाई करते थे डाइपोल लेंथ से तो हमारा क्या बन जाता था, डाइपोल मोमेंट बन जाता था। तो लिखो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, देखो ध्यान से, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ, dipole moment is defined as product of magnitude of either charge with dipole length, with dipole length। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि आप किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसका देखो क्या है, ये प्लस क्यू है और ये क्या है आपका माइनस क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड भी क्यू होगा और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, प्लस क्यू। उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डाइपोल लेंथ से तो हमारा वो डाइपोल मोमेंट बन जाता है। ठीक है ना? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल पी, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो ये पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डाइपोल लेंथ कितनी है, 2l। आपको पता है डाइपोल लेंथ आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी अगर ये वेक्टर है तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। तो लिखना डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो देखना, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डाइपोल लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप बोलोगे इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम negative charge to, and its direction is from negative charge to positive charge। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस, तो क्यू फॉर कूलाम, लेंथ फॉर मीटर, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम इनटू मीटर, कूलाम इनटू मीटर, जिसको आप ब्रैकेट में सी और स्मॉल एम लिख सकते हो। ठीक है ना? इसके बाद अगर आपसे डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो ध्यान से देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला 80 हो जाएगा और लेंथ का एल हो जाएगा, तो एम तो था ही नहीं ना, तो एम की पावर 0, एल आपका डाइपोल लेंथ का आ गया, इंटू ए इंटू टी, ये आपका हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर आपको कभी डाइपोल मोमेंट लिया है तो आपको इतना डिफाइन करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको लिख लो जल्दी से। हो गया? तो देखो जो नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक क्या था, और उसके अलावा, हाँ चलो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, पूछ देखना ध्यान से। एक लोहे की सीट लो, ठीक है ना, और लोहे की सीट को जमीन पे बिछा दो, आप उसके ऊपर से पानी बहाओ, तो क्या वो पानी को रोक पाएगा क्या, जमीन में अगर बिछा हुआ है? लेकिन अगर लोहे की सीट को ऐसे खड़ा कर दो परपेंडिकुलर,
अब पानी बह रहा है तो पानी को रोकेगा कि नहीं रोक पाएगा? तो ध्यान से देखना, एक बार हमने क्या किया, ये सरफेस था और इस सरफेस पे लोहे की शीट हमने ऐसे बिछा दी और इसके ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी को ये नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस बार ये सरफेस था, हमने इस तरीके से लोहे की शीट को परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया। अब हमने बोला कि ये पानी को बहाओ, तो क्या अब ये पानी को उस साइड जाने देगा क्या? समझ में आया ना? यानी हमें मैक्सिमम इफेक्ट कब इंफ्लुएंस होगा, जब हमारी कोई चीज उस चीज के फ्लो के परपेंडिकुलर हो। ठीक इसी प्रकार से मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल है सरफेस के, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कौन सी है, परपेंडिकुलर है। कौन हमारे लिए इफेक्टिव होगी, परपेंडिकुलर या पैरेलल? डेफिनेटली परपेंडिकुलर। यानी हमें किसी भी सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास होती है उनसे मतलब होता है, क्योंकि पैरेलल तो हमारे कोई काम की नहीं होती है। तो याद रखना, इसी से हमारा बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing perpendicular through the unit cross section area is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखना, किसी भी एक डेफिनेट एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास हो रही है, उनके नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसके नंबर को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से देखो, ये एक सरफेस था, देखो फिगर इसलिए बनाया करो कि टीचर बहुत खुश हो जाता है एग्जाम बोर्ड में। ये कोई एक सरफेस है, आपको पता है सरफेस का एरिया वेक्टर, किसी भी सरफेस का अगर आपसे बोला जाए कि एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो हाउ कैन यू ड्रॉ, तो इसका तरीका एक ही होता है कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो एरिया वेक्टर आ जाएगा। तो मान लिया कि ये कोई एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, इसका अगर हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, मान लिया कि ये ds इज द एरिया वेक्टर, आज सुनिएगा, ये हमेशा सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। आपने देखा कि यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, आपने देखा कि ये एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रही थी, थीटा एंगल बना रही थी। तो अब हमारे दिमाग में आया कि जब भी कोई वेक्टर थीटा ईटा बनाता है ना, और हमें एक्स और वाई एक्सिस का पता ना चल रहा हो, हम उस वेक्टर को रिजॉल्व कर देते, क्या कर देते हैं, हम उस वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं। हम यहाँ पे भी रिजॉल्व करें, हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कंपोनेंट बनाना है तो जिसके साथ होता है थीटा उसके साथ जाता है कॉस, क्या होता है, जिसके साथ थीटा बना होता है उसके साथ क्या जाता है, कॉस कंपोनेंट, और जिसके साथ थीटा नहीं होता वो क्या होता है, साइन। तो हमने देखो यहां से इसको इधर किया तो ये यहाँ पे थीटा था, तो यहाँ पे गया ई कॉस थीटा, और पैरेलल क्या गया यहाँ पे ई साइन। तो देखोगे जो ई साइन थीटा है ना, ये तो पैरेलल टू द सरफेस है, और जो ई कॉस थीटा है ना आपका, ये जो ई कॉस थीटा है ये आपका परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ई कॉस थीटा। तो हमारे मतलब का कौन हो गया, ई कॉस, यानी ई कॉस थीटा को अगर हम ds से मल्टीप्लाई करते तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाइव, फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाइव। और ध्यान से देखो फाइव बराबर, अब आपको पता है कि छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स आएगा, ठीक है। डी फाइव बराबर, यहाँ देखो क्या मिला हमें, ई मिला, हमें यहाँ पे क्या मिला, ds मिला, और हमें यहाँ पे क्या मिला, कॉस थीटा मिला। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है जिस भी वेक्टर्स के बीच में cos थीटा लगा होता है डॉट प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहां से d5 बराबर आपको मिला वेक्टर e डॉट वेक्टर ds, आई बात समझ में, वेक्टर e डॉट ds। और इसके लिए हमें क्या करना, अगर हमें टोटल चाहिए था हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो दिस इज वेक्टर e डॉट ds, ये आपका निकल के आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये निकल के आ गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपका लिख गया। इसके बाद देखो ध्यान से, आपको पता है जब हम दो क्वांटिटी को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उससे मिलने वाली क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम आपसे पूछे कि इसका डायमेंशन और इसकी यूनिट पूछा जाए, व्हाट विल बी यूनिट, तो ध्यान से देखो इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर।
ये आपकी इसकी यूनिट हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी अभी आपने देखा था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था, देखो मास, ठीक है ना, यहाँ पे आया था एल, ये आया था टी की पावर -3 और आया था ए इनवर्स, ये निकल के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया मतलब हो जाएगा एल स्क्वायर, तो अगर एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो व्हाट यू गेट, दिस इज एम, तो वैसे ही का वैसे ही रहा, एल की पावर 1 एल की पावर 2, तो दिस इज एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये आपका फाइव की वैल्यू निकल कर आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? आयुष, आयुष है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -1, समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया, स्केलर क्वांटिटी का पता चल गया। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, आज के शॉर्ट आंसर का हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और लास्ट टॉपिक है आपका गॉस लॉ। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है गॉस लॉ। लास्ट टॉपिक है गॉस लॉ। एक सेकंड, इसके बाद चले जाना, ठीक है? तुम कैमरे के सामने से जाओगे ना? ठीक है, तो देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक है आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको यहाँ पे कवर करना है। तो गॉस लॉ जो होता है ना, अल्टीमेटली कूलॉम्स लॉ से जो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन हमारे निकल कर आ रहे थे, उनको आसान करने के लिए गॉस ने हमें एक नियम दिया, जिससे सारे के सारे डेरिवेशन बहुत ही आसानी से कर दिए जाते हैं। तो देखो गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर, ये ध्यान से देखो, अगर ये कोई एक क्लोज सरफेस था, ये कैसा है आपका, कोई एक क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, और इसके अंदर मान लेते हैं क्यू चार्ज है, तो जो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा इस क्यू चार्ज के। समझ में आया कि नहीं आया? तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, गॉस लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, द टोटल फ्लक्स, the total flux linked with the closed surface, the total flux linked with the closed surface is equal to 1/ε0 times charge enclosed, 1/ε0 times charge enclosed। समझ में आया क्या? मान लिया कि हमारे पास चार्ज इनक्लोज कितना है, मान लिया कि चार्ज इनक्लोज है क्यू इनक्लोज करके, तो इससे लिंक होने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इनक्लोज, ये हमारा कहलाता है गॉस लॉ। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा क्या कहलाता है, गॉस लॉ। ये वो सारे टॉपिक थे जो आपके शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। जो हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट वीडियो डलेगा इसका, वो वीडियो डलेगा सिर्फ इसके लॉन्ग आंसर्स के, यानी एक वीडियो में शॉर्ट पूरे निपटा दिए, एक में आपके लॉन्ग, और थर्ड वीडियो डलेगा आपका परीक्षा बोध का एमसीक्यू, ठीक है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स का। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट